अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन विद इशफाक अहमद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स को समझना होगा और सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें दो या उससे ज़्यादा वेव्स एक जगह पे मिलने से एक रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस कर रही होती हैं। तो इस सारे माजरे को हम सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स कहते हैं। दोनों वेव्स के मिलने से जो नई वेव प्रोड्यूस होती है उस वेव को हम रिजल्टेंट वेव कहते हैं। हर वेव के साथ एक वेव फंक्शन एसोसिएटेड होता है, तो इसी तरह से रिजल्टेंट वेव का वेव फंक्शन जो इंडिविजुअल वेव्स हैं उनके वेव फंक्शन के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। रिजल्टेंट वेव लाजमी नहीं कि इंडिविजुअल वेव से लार्जर ही हो, ये भी मुमकिन होता है कि रिजल्टेंट वेव इंडिविजुअल वेव से लार्जर हो, स्मॉलर भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। ये चीज़ डिपेंड करेगी दोनों वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस पे। अब जैसा कि सुपरपोजिशन को इस फिगर में रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे ब्लू टाइप लाइन रिजल्टेंट वेव है और ग्रीन और रेड लाइंस ये इंडिविजुअल वेव्स हैं। यहाँ पे रेड -0.9 और ग्रीन -2.1, जिसकी रिजल्टेंट वेव हमारे पास -3 आ गई। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड और ग्रीन दोनों की वैल्यूज 3 है, तो रिजल्टेंट वेव 6 बन गई। यहाँ पे भी आप इसी तरह से देख सकते हैं। तो रिजल्टेंट वेव हमेशा अलजेब्रिक सम होगी जो भी इंडिविजुअल वेव्स होंगी उनके। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक जनरल टर्म है, जनरल फिनोमेना है जिसमें किसी भी किस्म की दो वेव्स एक दूसरे के साथ मिलने से या दो से ज़्यादा भी एक दूसरे के साथ मिलने से रिजल्टेंट वेव बना सकती हैं। तो अगर हम उसमें ख़ास कंडीशंस इम्पोज करेंगे तो हमारे पास उसके टाइप्स बन जाते हैं, जैसा कि स्टैंडिंग वेव, सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी, ऑपोजिट फेज ऑफ वाइब्रेशन, इंटरफेरेंस, सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी, same or opposite phase of vibration, beat phenomena, same amplitude slightly different frequencies. So these are the types of superposition. सुपरपोजिशन फिनोमेना में अब हम फर्दर कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास दो वेव्स हैं। एक ये वेव है जिसका वेव फंक्शन हमारे पास y1 इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी मिल रहा है। दूसरी हमारे पास ये वेव है जिसका एम्पलीट्यूड सेम हम ले रहे हैं लेकिन फेज ऑफ वाइब्रेशन में डिफरेंस आ गया। वो डिफरेंस किसके इक्वल है? फाई के इक्वल है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अगर अप्लाई करेंगे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि दोनों वेव्स के इंडिविजुअल वेव फंक्शंस को ऐड करने से रिजल्टेंट वेव का वेव फंक्शन मिलेगा। ये इक्वेशन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब हम दोनों वेव्स के इंडिविजुअल वेव फंक्शंस को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। फर्दर इन दोनों इक्वेशंस में ए कॉमन आ सकता है, ए को हम एज अ कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास इक्वेशन ये बन गई। अब इस इक्वेशन में साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस पाई, ये भी एक एंगल है
और ये भी हमारे पास एक एंगल है जो कि साइन के सामने मौजूद है। तो ये जो दोनों एंगल्स हमारे पास मौजूद हैं, इनमें से पहले वाली एंगल को हम ए कह देते हैं और दूसरी एंगल को हम लेट सपोज बी कह देते हैं। अब इस पे अप्लाई होगा ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी। जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई होगी वो है साइन ए प्लस साइन बी, जो कि इक्वल होती है 2 cos a माइनस बी ओवर 2 साइन ए प्लस बी ओवर 2। अब इस इक्वेशन में हमें a और b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो जब हमने a और b की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई। यहाँ पे kx और kx कैंसिल, माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी कैंसिल, kx प्लस kx 2kx हो गया, माइनस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी हो गया। जिसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 cos 5 ओवर 2 साइन kx माइनस ओमेगा टी माइनस 5/2। अगर यही रिजल्ट जो हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए बनाया, वो इक्वेशन इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से बन गया, y इज इक्वल टू 2a cos 5/2 साइन kx माइनस ओमेगा टी माइनस 5/2। अब इस इक्वेशन के अंदर जो ये पार्ट है, ये पार्ट रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कहलाता है, और जो ये रेयर पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं फेज ऑफ मोशन या फेज ऑफ वाइब्रेशन। ये रिजल्टेंट वेव का फेज ऑफ वाइब्रेशन है। अब अगर हम एम्पलीट्यूड को फर्दर एनालाइज करें कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मींस वाइब्रेशनल डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसके इक्वल हो सकता है मैक्सिमम वाला। तो एम्पलीट्यूड की इक्वेशन हमारे पास ये है, a डैश इज इक्वल टू 2a cos 5/2। इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास a डैश 2a के इक्वल आ सकता है, लेकिन अगर हमारे पास cos 5/2 इक्वल टू 1 हो। तो cos 5/2 इक्वल टू 1 कब आएगा? जब हम cos को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो cos इनवर्स 1 बन जाएगा। तो cos इनवर्स 1 इक्वल होता है या 0 डिग्री के, या 180 के, या 360 के, क्योंकि एम्पलीट्यूड में हम प्लस माइनस को कंसिडर नहीं करते, प्लस माइनस का डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड्स। तो यहाँ पे प्लस भी माइनस भी दोनों ही हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारे पास ये पॉसिबल वैल्यूज आ गई 5/2 की, जिन पे हमें cos 5/2 की वैल्यू 1 मिल सकती है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और हमें एम्पलीट्यूड ट्वाइस मिल सकता है। अब अगर हम दोनों साइड पे 2 मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी कि फाई इज इक्वल टू 0 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई और nth पाई। अब यहाँ पे n इंडिकेट कर रहा है इवन नंबर को, इवन इंटीजर को, कि जब भी फेज डिफरेंस इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा, उस कंडीशन में हमें जो एम्पलीट्यूड है वो ट्वाइस मिल रहा होगा। अगर एम्पलीट्यूड हम 0 कंसिडर करें तो 0 कब आ सकता है? इसी इक्वेशन को आप देख लें, एम्पलीट्यूड 0 तब आ सकता है जब हमारे पास cos 5/2 की वैल्यू 0 होगी। तो cos 5/2 की वैल्यू 0 कब आ सकती है? cos इनवर्स इधर आ जाएगा, तो cos इनवर्स इक्वल होता है 90 डिग्री के, 270 डिग्री के, और इसी तरह से 450 डिग्री के और आगे। ये हमारे पास 90 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये हमारे पास 450 डिग्री, अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे भी 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई करने से हमें रिजल्ट ये मिल जाएगा, फाई इज इक्वल टू पाई 3 पाई 5 पाई m पाई। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर फेज डिफरेंस
ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा, उस कंडीशन में हमें जो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव मिल रहा होगा वो 0 मिल रहा होगा। दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी। तो कंक्लूसिवली हमारे पास जब भी फेज डिफरेंस ऑफ द वेव्स इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, हमारे पास वेव रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो ट्वाइस देन द इंडिविजुअल वेव आ रहा होगा। और अगर हमारे पास फेज डिफरेंस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, उस कंडीशन में हमें जो रिजल्ट मिल रहा होगा वो 0 मिल रहा होगा। दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी। अब इसी तरह की एक फिगर जिसके थ्रू हम इस चीज़ को समझ सकें वो ग्राफिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास ये ब्लू दो वेव्स हैं जो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही हैं, क्योंकि दोनों के फेज भी बिल्कुल सेम है और उसके साथ साथ उनके एम्पलीट्यूड भी सेम है। तो दोनों ड्रा करेंगे तो एक ही जगह पे दोनों ड्रा हो गई। तो उनकी जो ये रेड कलर की वेव है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ बोथ, ये रिजल्टेंट है दोनों की। तो फाई मीन्स फेज डिफरेंस 0 होने की वजह से जो रिजल्टेंट वेव है वो ट्वाइस देन द इंडिविजुअल वेव है। ये इसका इतना एम्पलीट्यूड है, लेकिन यहाँ पे इसका रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड इससे हमें ट्वाइस मिल रहा है। दूसरी फिगर में देखें, फेज डिफरेंस 180 है। तो फेज डिफरेंस 180 होने की वजह से ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड, ये नेगेटिव डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड। तो ये रेड कलर की लाइन रिजल्टेंट को ड्रा कर रही है जो कि 0 मिल रहा है। और थर्ड फिगर में आप देखें कि हमारे पास दोनों वेव्स ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन इंडिविजुअल वेव्स हैं, जिनका रिजल्टेंट हमें अगेन रेड लाइन मिल रहा है, जो कि ट्वाइस नहीं है, ना तो 0 है, लेकिन कुछ और मिल रहा है जो कि इन दोनों के सम के इक्वल मिल रहा होगा। तो जो पहले बात हमने की कि एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव ज़रूरी नहीं कि डबल हो, ज़रूरी नहीं कि लार्जर हो, ज़रूरी नहीं स्मॉलर हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो चीज़ डिपेंड किस पे करेगी, फेज डिफरेंस ऑफ द वेव्स पे। So this is the superposition principle. For more videos, stay tuned at Education Online with Ishfaq Ahmed.